वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। डेली डोज ऑफ इंग्लिश, ये एक रेगुलर सीरीज शुरू हो रही है जिसमें आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जैसे कि आरसी होती है, फिर इन द ब्लैंक्स होता है, एरर के क्वेश्चन होते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, बैंकिंग का पेपर दे रहे हो या एसएससी का पेपर दे रहे हो। तो अगर आपको इस इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा करना है तो आपको इन चीज़ों से नंबर लाना होगा, क्योंकि बाकी जो ग्रामर का सेक्शन होता है, जैसे वोकैब होती है या फिर ग्रामर का जो पार्ट होता है, वो चीज़ें आपको अलग तरीके से पढ़नी होंगी, बट इनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके और बेसिक ग्रामर की नॉलेज से ही आप अच्छा कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो हैं कि आप डेली प्रैक्टिस करो। 10 मिनट ही करो अगर आपके पास टाइम कम है तो, लेकिन करो। आइडियल टाइम 30 मिनट्स है इंग्लिश के लिए, इससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर वीक, अगर आप बहुत कमज़ोर हो इंग्लिश में, तब भी 30 मिनट से ज़्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेली, टिल एग्जामिनेशन। दूसरा, हर दिन कुछ नए वर्ड सीखने ज़रूरी हैं। 2 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड। अगर आप एक वर्ड सीखते हो तो एक के साथ आप सिनोनिम सीखोगे, एंटोनिम सीखोगे, तो कम से कम एक के साथ आपके 3 वर्ड होते हैं। तो सोचो अगर आप 5 वर्ड करोगे तो 5 × 3 15 वर्ड्स डेली कर सकते हो। बहुत कम टाइम लगेगा 5 वर्ड्स करने में। हमने वोकैब की पूरी सीरीज बना रखी है, जाके आप उनको देखिए। मोर देन 1000 वर्ड्स हैं उस पूरी सीरीज में, उसको देखो, समझो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में एक्चुअली क्या पूछा जाता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो अभी के टाइम पे। इसके साथ ही अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमको फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आप अपने सारे क्वेश्चंस, कोई भी डाउट वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का जो हमारा पहला पैसेज है, या जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, वो थोड़ा सा देखने में बड़ा है। हम बड़े की प्रैक्टिस इस सेक्शन में इसलिए कर रहे हैं आज, तो सो दैट कि एग्जाम में किसी भी तरीके से आ जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेट अस स्टार्ट। देयर इज अ प्लेस 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगा वो इस तरह समझाऊंगा कि मैं बहुत तेजी से आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाता चलता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करना चाहिए और एक बार खुद से पढ़ना है। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी जब मैं समझाऊंगा तो कोशिश करो कि आप कितना समझ पाए हो और कितना नहीं समझ पाए हो। देयर इज अ प्लेस 40 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्टलैंड। पोर्टलैंड से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। नॉर्थ ईस्ट क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर्स पे पोर्टलैंड पे एक जगह है, ठीक है, विक्टोरिया। मतलब विक्टोरिया स्टेट है बेसिकली। जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं ना, वहाँ पे भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो विक्टोरिया एक जगह है। तो विच मेक्स फॉर एन अनयूजुअल विजिट। अनयूजुअल मतलब जो बहुत ही कॉमन नहीं हो, वहां पे विजिट करते हैं लोग। और वो कौन सी जगह है? इट इज लेक कोंडा, CONDAH। ये जगह का नाम है, ठीक है। अब वहाँ क्या अलग है? कह रहा है कि ये अलग बात है, वहाँ कुछ अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? हियर आर टू बी फाउंड रिमेन्स ऑफ एबओरिजिनल सेटलमेंट्स। यहाँ पे रिमेन्स मिल रहे हैं, किसी तरह के सेटलमेंट की बात हो रही है। अभी हमको पूरी बात समझ में नहीं आई, अभी हम समझ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। द सर्कुलर स्टोन बेस ऑफ द सेवरल हंड्रेड हट्स। यहाँ पे सर्कुलर स्टोन मतलब सर्कुलर स्टोन बेस्ड है, ठीक है। सेवरल हंड्रेड, कई हट्स हैं सर, इस तरह से, ठीक है। रॉक लाइंड वाटर चैनल्स एंड स्टोन टूल्स। वहाँ पे स्टोन टूल्स मिल रहे हैं हमको। रॉक लाइन मतलब वाटर चैनल। वाटर चैनल क्या होता है कि हम पानी का बहाव कोई बनाने के लिए, तो ये सब यहाँ पे रॉक 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 बना के हमने पानी का नया बहाव बनाया है। अब उसको और डिफाइन करिए यहाँ पे, देखिए कैसे। एंड स्टोन टूल्स चिप्ड फ्रॉम रॉक नॉट नॉर्मली फाउंड इन द एरिया। ये सारी चीजें इस एरिया में जनरली मिलती नहीं है, इसीलिए ये अनयूजुअल है। कहा था स्टार्टिंग में कि अनयूजुअल है, क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे कॉमनली नहीं दिखाई देती हैं इस एरिया में, लेकिन कुछ दूर पे ये चीजें देखने को मिल रही हैं। वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ लेक कोंडा long ago was its fish and the most startling evidence of aboriginal technology। यहाँ का मेन अट्रैक्शन एक था वहाँ की जो फिशेस थी और जो टेक्नोलॉजी यूज हो जाती है, एंड इंजीनियरिंग टू बी फाउंड देयर आर द सिस्टम बिल्ट टू ट्रैप द फिश। तो उन फिश को पकड़ने के लिए जो यहाँ पे ट्रैप्स बनाए जाते थे नदी के बहाव में, वो बहुत अनयूजुअल है। इसको देखने लोग दूर जाते थे, ये अट्रैक्शन था उस जगह का। वाटर कोर्स हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय रीडायरेक्टिंग स्ट्रीम्स। मतलब नदी ऐसे बह रही है और अलग से कोर्स बनाया गया है ताकि इधर की तरफ आए मछलियां और वो ट्रैप में फंस जाएं, ठीक है।
स्ट्रीम्स बिल्डिंग स्टोन साइड्स, मतलब स्टोन से साइड बनाया गया है, एंड इवन स्क्रैपिंग आउट न्यू चैनल्स, मतलब नए नए चैनल बनाए गए। स्क्रैपिंग मतलब किसी चीज को आप काट काट के बनाते हो तो उसको स्क्रैप करना कहते हैं ना, तोड़ना मोड़ना। एट स्ट्रैटेजिक स्पॉट्स, ऐसे जगह पे, स्ट्रैटेजिक मतलब जहाँ पे उम्मीद हो, जैसे जहाँ पे नदी का मोड़ होगा ना, वहाँ पे इस जगह पे अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ आने की चांसेस होगी, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि नदी मुड़ रही है, तो यहाँ पे ट्रैप ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक स्पॉट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक। दे पाइल्ड रॉक्स अक्रॉस वाटर कोर्स टू क्रिएट वियर्स एंड बिल्ड फनल्स, मतलब ऐसा फनल, मतलब फनल देखते हो ना, फनल जिसमें पानी डालते हैं, ऐसा फनल होता है। तो ऐसी जगह बनाते हैं कि इधर से भी मछली आए और यहाँ पे कुल मिला के इकट्ठा हो जाए। फनल्स टू चैनल ईल्स एंड फिश इनटू कॉनिकल बास्केट। कॉनिकल बास्केट मतलब वही जो मैंने बताया ना कि ऐसा कोन शेप का बास्केट होगा। ठीक है, तो सबको ऐसा डायरेक्शन में चैनल बनाया गया, उन्होंने नदी का ऐसा रास्ता बनाया कि सब लोग इधर आते हैं, चाहे ईल्स हो चाहे फिश हो, और वहीं पे इकट्ठा हो जाती हैं। दिस इज एन ईल फिशिंग टेक्निक। ईल क्या होती है? ईल एक तरह की फिश होती है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल सर्च करो और पता करो कि ईल एक्चुअली क्या होती है। कई तरह की ईल होती है, एक इसमें से बहुत ही फेमसली नोन होती है, वो है इलेक्ट्रिक ईल। मतलब वो आप उसको टच करोगे तो आपको वो करंट मारती है। फिशिंग टेक्निक, दिस इज एन ईल फिशिंग टेक्निक, ईल पकड़ने का ये तरीका है। ठीक है, विच हैज हार्डली चेंज टू द प्रेजेंट डे, मतलब आज के टाइम पे भी अगर हमको ईल पकड़ना होता है तो इसी तरह से हम चैनल बना के ही पकड़ते हैं। तो वो उस जमाने से यूज किया जा रहा है, ये वो बता रहा है। बिसाइड सम ऑफ द लार्जर ट्रैप्स, कुछ बड़े ट्रैप्स को छोड़ के, देयर आर आउटलाइंस ऑफ रेक्टेंगुलर स्टोन लाइन पाउंड। रेक्टेंगुलर स्टोन लाइन मतलब स्टोन, चारों तरफ स्टोन से बना हुआ पाउंड है। ठीक है, पाउंड क्या होता है? जहाँ पानी इकट्ठा होता है। प्रॉब्ली टू होल्ड फिश एंड कीप देम फ्रेश, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें पानी रहे, और इसमें जो मछली पकड़ के लाए इसमें डाल दें ताकि वो मरे नहीं, फ्रेश रहे मछली, और जब हमको यूज करना हो तो हम डायरेक्ट निकाल के यूज कर लें। ऑन द बफ ओवरलुकिंग द लेक, मतलब थोड़ा सा जो ऊपर उठा होता है, बफ मतलब थोड़ा सा उठा हुआ या ऊंची चीज। ओवरलुकिंग द लेक मतलब वहां से लेक हमको दिख रही होती है, उसी जगह पे ये बनाया गया है। स्टोन सर्कल्स आर ऑल दैट रिमेन्स ऑफ एंशियंट ड्वेलिंग, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टोन सर्कल्स बचे हैं, रिमेन्स। ठीक है, ऑफ द एंशियंट मतलब वो जो पुराने जमाने की जो ड्वेलिंग थी, जो जहाँ लोग रहते थे, ड्वेलिंग मतलब जहाँ पुराने लोग रहते थे। ठीक है, नॉट ऑल ऑफ द स्टोन्स वेयर क्वारिड लोकली। क्वारिड का मतलब होता है स्टोन्स लेके आना या निकालना। ठीक है, तो नॉट ऑल द स्टोन्स वेयर क्वारिड लोकली, मतलब सारे स्टोन्स यही लोकल नहीं थे, सारे यहीं के नहीं निकाले हुए थे, कुछ दूर से भी लाए गए थे। द हट्स, हट्स जो झोपड़ी थे, वेरी इन साइज, कुछ बड़े कुछ छोटे रहे होंगे, बट ऑल हैव गैप्स ऑफ डोरवे, सब पे डोरवे का रास्ता था। लोकेटेड ऑन द ली साइड, अवे फ्रॉम प्रिवेलिंग विंड, मतलब वो ऐसे दरवाजे थे जिस तरफ से हवा चलती थी, ठीक है, नदी के साइड से उसके अपोजिट साइड में थे, ताकि उसमें डायरेक्ट हवा अंदर जाने का वो दिक्कत ना रहे। वन थ्योरी इज दैट द स्टोन वॉल वेयर ओनली वेस्ट टू शोल्डर हाई। कुछ लोग, मतलब थ्योरी मतलब जानकार लोगों का ये थ्योरी है कि जो स्टोन वॉल बनी हुई थी वो सिर्फ शोल्डर तक, मतलब कंधे तक की हाइट पे होते थे, और उसके ऊपर विद द टॉप रूफ्ड बाय ब्रांचेस। जैसे आज भी आप झोपड़ी देखते हो ना कि जो झोपड़ी के ऊपर ब्रांचेस होते हैं और नीचे मड की या ब्रिक की बनी होती है, जैसी भी झोपड़ी होती है, एंड पॉसिबली पैक्ड विथ मड, और उसके ऊपर मड लगा हुआ था। जैसे चीज मैंने कहा ना कि मड से आज की झोपड़ी हम लोग देखते हैं हमारे गाँव में, जैसे झोपड़ी होती है कि ईंट या पत्थर होती है, उसमें मिट्टी से उसको पैक किया जाता है। द साइट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ सेमी सेटल्ड, ये साइट देख के, साइट प्रेजेंट्स अ पिक्चर, ये साइट देख के हमको ऐसा पिक्चर देख के ऐसा लगता है कि ये लोग सेमी सेटल्ड पीपल थे। सेमी सेटल्ड मतलब कि हमेशा, मतलब ये लोग नोमैड की तरह या बंजारे की तरह घूमने वाले नहीं थे, लेकिन ये एक जगह टिकने वाले भी 100% नहीं थे, ये लोग आगे जाते थे, घूम के आते थे। पीपल क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्टीरियो टाइप ऑफ नोमैडिक हंटर्स गैदरर्स ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के जो हंटर और गैदर होते हैं, जैसे ना कि जो लोग बंजारे होते हैं, हंट करते हैं, खाते हैं और मूव करते रहते हैं, तो वैसे नहीं थे। स्टेरियो टाइप मतलब एक जो टिपिकल किसी चीज को जानने का तरीका होता है, उस तरह के लोग नहीं थे, थोड़े से उनसे अलग थे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड स्टीरियोटाइप इज यूज्ड इन द अबव पैसेज, यहाँ पे देखो एकदम लास्ट में ही हमको याद आ गया कि क्या देखा था हमने। तो वहाँ पे स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है इस पैसेज में? डिस्टेंस कल्चर नहीं, अपोजिट पिक्चर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक व्यू नहीं, स्टैंडर्ड व्यू। एक स्टैंडर्ड व्यू की बात हो रही है कि नोमैडिक लोग या जो सेमी सेटल्ड पीपल होते थे उनके बारे में स्टैंडर्ड व्यू ऐसा होता था कि सब के सब ऐसे ही होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंडियन कैसे होते हैं तो आप कहोगे कि उनकी थोड़ी सी स्किन डार्क कलर की होती है, हाइट 5 5 5 6 6 हाइट के बीच में होते हैं, जैसे फॉरनर्स होते हैं 6 से ऊपर होते हैं, वैसे नहीं, लंबे से नहीं होते। तो ये एक स्टैंडर्ड व्यू है, इसमें कुछ लोग लंबे भी हो सकते हैं, कुछ लोग फेयर कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड व्यू एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेक कोडा इज सीन एज अनयूजुअल मेनली बिकॉज, इनको अनयूजुअल जैसे यहाँ पे कहा गया ना कि अनयूजुअल क्यों था, अब हमने पढ़ा है यहाँ पे क्यों था।
हियर आर टू बी फाउंड रिमेन्स ऑफ एब ओरिजिनल सेटलमेंट्स। यहाँ क्या मिलता था हमको, पुराने टाइम का ओरिजिनल सेटलमेंट मिल दिखता है। तो अब ऑप्शन देखिए, इट इज सो क्लोज टू द मेन टाउन, नहीं, इसलिए तो नहीं कहा कि ये अनयूजुअल था। देयर आर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग स्टिल टू बी सीन। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मतलब पुराने समय की कुछ चीजों का अभी तक देखने को मिल रहा है। इट रिवील्स अ सोसाइटी दैट वाज एटलीस्ट पार्टली सेटल्ड एंड हैड बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल। यस, ये चीजें हमको ज्यादा बता रही है कि एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है जो पार्टली सेटल्ड था, राइट। यहाँ पे हमने बात की है सेमी सेटल्ड मतलब पार्टली सेटल्ड, मतलब आधा सेटल्ड थे, बहुत एक सेटल वाले थे। बिल्डिंग और इंजीनियरिंग स्किल उनकी अच्छी थी, हमने कहीं पे देखा था कि इंजीनियरिंग के बारे में बात हुआ था। हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू फाउंड दैट देयर सिस्टम विल ट्रैक फिश। एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी कि कैसे फिश को पकड़ना है। तो हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है हमको। ठीक, अब हम आते हैं एरर के क्वेश्चन पे। अभी हमने अनसीन पैसेज किया। अनसीन पैसेज में कई बार ऐसा होता है कि हमको एक क्वेश्चन, एक अनसीन पे 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा अनसीन दिया जिसमें पढ़ने में आपको टाइम लगे और क्वेश्चंस आपको कम मिले। तो फास्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। लेट अस सी नाउ। आई वुड ऑलवेज चेरिश द फाउंड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। आई विल ऑलवेज मतलब मैं हमेशा, चेरिश का मतलब याद रखूंगा, द फाउंड मेमोरीज मतलब अच्छी मेमोरीज थी हमारे एसोसिएशन मतलब हमारे साथ काम करने की, हमारे टीम में काम करने की जो मेमोरी थी, मैं उनको हमेशा याद रखूंगा। अब यहाँ गलती क्या हो सकती है? बात तो मुझे समझ में आ गई कि वो कहना क्या चाहता था, लेकिन कुछ ना कुछ टेंस की गलती होने की उम्मीद यहाँ दिख रही है। आई वुड ऑलवेज मतलब मैं हमेशा, पास्ट में जाके मतलब आगे फ्यूचर में भी इनको हमेशा याद रखूंगा, आगे करूंगा ऐसा कह रहा है। चेरिश्ड द फाउंड मेमोरीज ऑफ तो यहाँ कोई टेंस का यूज ही नहीं हुआ है, मेमोरी की बात हो रही है। आवर एसोसिएशन यहाँ भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। चेरिश्ड में देखिए क्या दिक्कत आ रही है, चेरिश्ड द फाउंड। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है, देखो इस जगह पे ये कह रहा है चेरिश्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, बट एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए था चेरिश, क्योंकि वुड इज फॉलोड बाय V1। तो वुड जब लगा है यहाँ पे, जो ये वुड लगा है, तो यहाँ पे V1 का फॉर्म होना चाहिए था, दैट इज CHERISH। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो चेरिश होगा। अनलेस एंड अनटिल आपको टेंसेस क्लियर होंगे, आप एरर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं एरर के क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप उनको, उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करते चलो साथ ही साथ। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टुमारो इज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे वी शैल गो टू अ पिकनिक। अगर कल छुट्टी डिक्लेयर की जाएगी तो हम लोगों को पिकनिक जाना चाहिए। ये बात हमको एक लमसम समझ में आ गई कि कहना क्या चाह रहा है। अब हम गलती पकड़ने की कोशिश करेंगे। इफ टुमारो इज अगर कल, डिक्लेयर्ड और हॉलीडे ईडी लगा है मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, और टुमारो है तो फ्यूचर ही की बात होगी। वी शैल गो हम जाएंगे, टू अ पिकनिक, टू अ पिकनिक। देखो पिकनिक, अब हिंदी में समझो इस चीज को कि आप पिकनिक मनाने जाते हो कि पिकनिक में जाते हो। टू अ पिकनिक मतलब हम पिकनिक में जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या जाएंगे करेंगे, यहाँ पे होगा फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक मनाने जाते हैं। ठीक है, फॉर अ पिकनिक होगा। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता है तो आप अक्सर गलती कर सकते हो। तो इनको कई बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में वो सेट होने लगेंगी। ये मत सोचो कि आप मुझसे अभी गलत हो गया, आप बस ये देखो कि सही क्या होना चाहिए, सो दैट आगे चल के इस तरह की गलती दोबारा ना हो। यार एग्जामिनेशन से पहले तो आप 50 बार गलती कर लो, कोई इश्यूज नहीं है, एग्जामिनेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर भी एक बार इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन वुड हेल्प दीज बैंक्स, प्राइवेटाइजेशन से इन बैंकों का भला होगा, टू ओवरकम रिस्ट्रेंट प्लेस बाय द स्टेट ओनरशिप। तो किस चीज पे ओवरकम, मतलब उनसे पार पाने में जो रिस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है स्टेट ओनरशिप से, मतलब जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है उसकी वजह से जो उनपे रुकावट है वो पार कर जाएंगी। कैसे, कैसे उन पे रिस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि लो पे उनको सैलरी कम मिलती है, शॉर्ट टेन्योर मतलब कम टाइम की इनकी पोस्टिंग होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई नेताजी आएंगे कहेंगे मेरा लोन पास कर दीजिए, अब आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि नेताजी ने कहा है। या कोई प्रेशर डाल रहा है कि या इस एरिया के ये बहुत बड़े वो हैं, इनका तो लोन रुकना नहीं चाहिए, आप इनका लोन एक्सटेंड कर दो, उनका प्रॉपर्टी चाहे उतना हो नहीं आपको कराना पड़ेगा। द फियर ऑफ बीइंग परसूड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप करके तो चले जाओगे, लेकिन कल को जब सीबीआई आएगी छापा मारेगी तो आपके ऊपर टेंशन होगा कि आप क्या करो। तो बहुत बार कई लोग सही काम भी करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। पता चला कि बिल्डिंग खराब हो रही है, उसको रिपेयर करने के लिए अप्रूव्ड है ब्रांच मैनेजर को, लेकिन वो उसमें पैसा नहीं लगाने देगा क्योंकि बैंक को पैसा देना है, लेकिन क्योंकि अप्रूवल सिग्नेचर ब्रांच मैनेजर वो कहेगा कि नहीं, कल को कोई मेरे ऊपर केस कर देगा कि भाई इन्होंने पैसा खाया रिपेयर करवाने में, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसकी वजह से बहुत लोग काम नहीं भी करते हैं। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं इंटरनली, जब आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा।
तो इसमें क्या क्या चीज़ें गलत हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। अब ये देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं पेपर में, और ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बच्चे अक्सर इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि उन्होंने सही किया है, बट उनसे गलती हो जाती है। देखते हैं इसमें करना क्या है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को, और हमारे पास टाइम इसको करने के लिए बहुत कम होता है। इसको हमको 3 से 4 मिनट के अंदर करना होता है, क्योंकि इसके बेस पे करीब 5 क्वेश्चन आते हैं ABCD करके। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा था सही, सेकंड स्टेटमेंट्स में कौन सा होगा। तो लेट अस रीड फर्स्ट। दे टुक टू सोशल मीडिया टू क्रिटिसाइज द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी अवहेलना की, उसको बुरा भला कहा। बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल द स्टूडेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि डिसीजन जो था लिया गया था, जिसने भी जो डिसीजन लिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे पता चलेगा, वो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया। ठीक है, डिड नॉट गो वेल मतलब उनको सही नहीं लगा। Recently, XYZ University decided to install suicide prevention device on hostel fans after a spree of 3 suicides in hostel rooms in last 1 year. जो ये यूनिवर्सिटी थी उसने एक स्पेशल डिवाइस लगाई है जो हॉस्टल फैन पे, सो दैट कोई सुसाइड ना कर सके। क्यों? क्योंकि स्प्री मतलब लगातार कोई चीज़ अगर लगातार होती है ना, विनिंग स्प्री है या हैट्रिक है जिसको कहते हैं ना, स्प्री चल रही है लगातार कोई चीज़ करने की। तो 3 सुसाइड हो चुके थे हॉस्टल रूम में इन लास्ट 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा डिवाइस लगाया फैन के ऊपर। इंसिडेंट्स ऑफ स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड आर ऑन द राइज इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस समय सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में, यूनिवर्सिटी के प्रेशर में, नंबर नहीं आ रहा है इसके प्रेशर में। When contacted the VC of the university, जब उनसे पूछा गया, VC जो थे यूनिवर्सिटी के, said that a proper grievance redressal mechanism would be set up soon. ग्रीवियंस मतलब जो भी आपको दिक्कत है वो आप किसी के पास जाके बताओ, रेड्रेसल मतलब उनको सॉल्व करने के लिए, मैकेनिज्म मतलब एक पूरा तरीका बनाया जाएगा जिससे आपको जो भी ग्रीवियंस है उसको सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जल्दी ही। ये किसने कहा? वीसी ने कहा यूनिवर्सिटी के। दे वांटेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू एम्प्लॉय अ मैकेनिज्म टू चेक डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट ऑन कैंपस। और वो चाहते थे, कौन चाहता था, यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट की, और वो चाहते थे कि एक ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और हैरेसमेंट मतलब बच्चों को परेशान किया जा रहा है, सीनियर्स परेशान कर रहे हैं या जो भी परेशान कर रहा है कैंपस में, उससे ये पता किया जा सके, समझा जा सके, ये चाहते थे बच्चे ऐसा हो। तो अब यहाँ पे हमको पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? पहले तो हम ये बात करेंगे कि देखो किस बारे में बात हो रही है। बात हो रही है सुसाइड के बारे में, और वो शुरुआत कहाँ से हो रही है कि हम कहेंगे कि आजकल इंडिया में सुसाइड बहुत बढ़ गया है, और इसको देखते हुए एक यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि अब इस तरह की चीज़ें रोकनी हैं, और उसके लिए क्या कर सकते हैं ये सब देखा जाएगा। अब ये बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसलिए होना चाहिए ये डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन कहता है कि इंसिडेंट ऑफ स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड आर ऑन द राइज इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है सुसाइड। अब उसके बाद हम आते हैं, हम कहेंगे कि रिसेंटली जो XY यूनिवर्सिटी थी उसने कहा है कि हम भाई फैन को एक डिवाइस लगाएंगे जिससे सुसाइड कम हो जाए। तो अब हमारा आना चाहिए यहाँ पे सी। अब उसके बाद जो ये रूल बना उससे क्या दिक्कत आई? उससे जो स्टूडेंट थे वो खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा ये तरीका सही नहीं है, इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल विद द स्टूडेंट। ये यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन था बच्चों को पसंद नहीं आया। कहा कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप फैन पर डिवाइस लगा दो और बच्चे लटकना तो बंद कर देंगे, बट उनका जो कोर प्रॉब्लम था कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं वो तो सॉल्व नहीं हुआ ना। तो ये बी वाला हो गया। और जब वो उनको ये डिसीजन सही नहीं लगा तो वो क्या किए, वो गए सोशल मीडिया पे और यूनिवर्सिटी की बुराई की उन्होंने जाके। तो यहाँ पे आ जाएगा ए। और इसको देखते हुए जब वो बुराई की, क्यों बुराई की? क्योंकि वो चाहते थे कि कैंपस वाले कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाएं जिससे हैरेसमेंट कम हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा एफ। इसको देखते हुए जब मीडिया वाले या लोग गए वीसी के पास, तो वीसी ने कहा कि हाँ हम ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म जल्दी ही बनाएंगे। ये हो जाएगा ई। तो उसका फाइनल आंसर होगा DCBAFE, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, समझना है स्टेटमेंट को, उसके बाद ही अप्रोच करना है। तुरंत बीच से शुरू करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और जितने भी आपके क्वेरीज हैं हमारे फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पे भी आपको जो भी डाउट है पूछिए। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।